हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जून मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान रेमल। रिसेंटली भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल और साथ ही में बांग्लादेश जो देश है, सेपरेट कंट्री है हमसे, वहाँ पर यह साइक्लोन देखने को मिला जिसका नाम क्या रखा, रेमल रखा। अगर हम देखें कौन सी कंट्री ने उसे ये नेम दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान देश के द्वारा ये नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है सैंड। साइक्लोन जब भी किसी क्षेत्र में बनता है वहाँ पर निर्माण होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को हिंदी में कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ। देखिए, चक्रवात आएगा तो बाढ़, बारिश, ऐसे हालात बनते हैं और बादल बनेंगे तभी तो बारिश आएंगी। कौन से बादल बनते हैं? तो कपासी वर्षा मेघों का निर्माण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इंडियन मीटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कुछ कलर कोडिंग देता है साइक्लोन की वार्निंग्स इशू करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब होता है प्री साइक्लोन वॉच इशूड 72 hours in advance. Next we have yellow. Yellow means cyclone alert issued 48 hours in advance. थर्ड पर हमारे पास है ऑरेंज कलर, साइक्लोन वार्निंग इशूड 24 hours in advance. एंड लास्ट वी हैव रेड कलर जिसका मीनिंग होता है लैंडफॉल आउटलुक इशूड एटलीस्ट 12 hours in advance. सेम बात अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें तो फर्स्ट पर हमारे पास कौन सा कलर होगा? ग्रीन होगा। ग्रीन का मतलब है नो सिवियर वेदर एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वी हैव येलो विच मीन्स बी अवेयर। थर्ड पर है ऑरेंज जिसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड। एंड फोर्थ पर हमारे पास है रेड विच मीन्स टेक एक्शन। इसी साइक्लोन रेमल के कारण ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रहा है लैंडस्लाइड्स, और वही हमारी सेकेंड न्यूज़ है। लैंडस्लाइड्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ इन मिजोरम आफ्टर साइक्लोन रेमल। चक्रवात रेमल के बाद मिजोरम में भूस्खलन से जान माल की हानि हुई। अब देखिए, कहीं पर अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है उसके कारण जो भी हमारे पास माउंटेनियस एरिया है वहाँ से मिट्टी पत्थर नीचे को आते हैं। उनका जो डाउनवर्ड मूवमेंट है दैट इज़ नोन एज लैंडस्लाइड्स। और वो नीचे को ही क्यों आते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके कारण जो भी मटेरियल ऊपर है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा ही करेगा। अब पूरे भारत में देखें कौन सा क्षेत्र कितना ज़्यादा वल्नरेबल है टू द लैंडस्लाइड्स, तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले है नॉर्थ वेस्ट हिमालयास। जो उत्तर पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र है वो 66.5% वल्नरेबल है टू द लैंडस्लाइड्स। नेक्स्ट उत्तर पूर्वी हिमालयास 18.8% एंड पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है 14.7% है वो वल्नरेबल टू द लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स आती क्यों हैं? तो एक तो हमने डिस्कस किया रेनफॉल जो आ जाएगा नेचुरल कॉजेज़ में। नेचुरल जो कारण होते हैं, प्राकृतिक जो कारण होते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है तो भूस्खलन होगा, स्नो मेल्ट हो गया, भूकंप आ गया कहीं पर तो आएगा। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें कि मानव कैसे लैंडस्लाइड्स ला सकते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन। पेड़ काट रहे हैं तो मिट्टी का होल्ड नहीं रहेगा और वो डाउनवर्ड फ्लो करेगी ही करेगी। एग्रीकल्चर के लिए हम पूरे जंगलों को साफ कर रहे हैं तो अगेन सॉइल इरोजन हो रहा है और वही सॉइल इरोजन आगे चलकर लैंडस्लाइड का काम कर रहा है। इस मैप पे भी अगर आप देखें, इस मैप पर येलो कलर में दिखाए गए हैं वही सारे क्षेत्र जहां पर लैंडस्लाइड आने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे कि हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हिमालयास और ये साइड में क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी घाट का। अगली न्यूज़ देखते हैं। थर्ड न्यूज़ वी हैव गोवा स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? 30 मई। गोवा पूर्ण राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा की बात करते हैं। गोवा को 12th अमेंडमेंट ऑफ 1961 के द्वारा भारत में मर्ज किया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि 1961 से पहले गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। 1961 से पहले वो किसके अंडर था, किसका पार्ट होता था? पोर्टुगीज का पार्ट होता था, पुर्तगालियों का पार्ट होता था। और 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा को भारत में मिला लिया और हमने उसको किसका दर्जा दिया? हमने उसको एक यूटी का दर्जा दिया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था इन द ईयर 1961। बाद में काफ़ी वर्षों के बाद चलकर 30 मई 1987 को हमने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और इसी के साथ वो बन जाता है भारत का 25वां राज्य। किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा ये किया गया? बाय 56th अमेंडमेंट ऑफ 1987। सेम इस पिक्चर में अगर हम देखें, गोवा का फिजिकल मैप हमारे पास है और यहाँ आप देख पा रहे हैं गोवा की कुछ मुख्य नदियाँ, साथ में गोवा की राजधानी। पहले कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोकेटेड है गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक मुख्य नदी है
मांडवी, और दूसरी गोवा की मेन रिवर है जिसका नाम हो जाएगा जुआरी। गोवा की मुख्य भाषा कौन सी हो जाएगी? कोंकणी हो जाएगी मेन लैंग्वेज। और साथ में इस तट का नाम भी क्या हो जाएगा? तो अगर आप पढ़ पा रहे हो, इट इज़ नोन एज कोंकण कोस्ट, कोंकण तट इसको कहा जाता है। कोंकणी यहाँ की मुख्य भाषा हो जाती है। और दो नदियाँ तो हमने पढ़ा ही, जुआरी एंड मांडवी। अगली न्यूज़ हमारे पास इकोनॉमिक पोर्शन से है। इंडिया इन ट्रेड डेफिसिट विद 9 आउट ऑफ 10 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ भारत व्यापार घाटे में। देखिए, किसी भी देश को इकोनॉमी चलाने के लिए, अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, ये तो बेसिक चीज़ है। भारत भी बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, और जो हमारे टॉप 10 पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, उनमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है जब हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है और जो हम उनको सामान बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कम है। आइए देखते हैं इस न्यूज़ को। फर्स्ट पर हमारे पास लिखा है, डाटा फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के द्वारा ये हमें पता चला है। और ट्रेड डेफिसिट को ही नेगेटिव ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज हम किसी से 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, पर किसी को कुछ सामान बेचना हो तो हम बेच कितने कर रहे हैं? लेट अस सपोज सिर्फ 50 रुपये का सामान हम बेच रहे हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया? 50 रुपीज़ का हो जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिट। अब देखते हैं हमारे लार्जेस्ट पार्टनर्स कौन से हैं, किनके साथ, कौन से देशों के साथ हम सबसे अधिक व्यापार करते हैं। फर्स्ट पर है चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया। ये जो 5 देश हमने लिखे हैं, ये हैं भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? तो क्या आंसर होगा? हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। सेकेंड नंबर पर आता है यूएसए और थर्ड नंबर पर आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट देखिए, चाइना, यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इराक, इन सब देशों के साथ हम चल रहे हैं व्यापार घाटे में, ट्रेड डेफिसिट में। फिर ट्रेड सरप्लस में कौन से देशों के साथ हैं हम? तो यूएसए, नीदरलैंड्स, यूके, बेल्जियम एंड इटली, इन कंट्रीज़ के साथ चल रहा है हमारा ट्रेड सरप्लस। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी हो जाएगी नीशी ट्राइब। नीशी जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत बार हमने अपनी वीडियोस में पहले भी इस ट्राइब के बारे में बात किया है। अरुणाचल प्रदेश की ये जनजाति है। देखते हैं यहाँ की क्या न्यूज़ है। काबा कियानो बिकम्स फर्स्ट वुमेन फ्रॉम नीशी ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट। जैसे कि मैंने कहा, अरुणाचल प्रदेश की ये जनजाति है और इसी ट्राइब की एक महिला जिसका नाम है काबा कियानो, वो पहली नीशी महिला बन चुकी हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। नीशी ट्राइब लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति तो है ही, बट उसके साथ साथ ये वहाँ की सबसे बड़ी जनजाति भी है। इसको पहले क्या बोला जाता था? प्रीवियसली नोन एज डफला। और इस नीशी ट्राइब की अगर हम बात करें तो इट इज़ नेदर बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम नॉर स्ट्रेटिफाइड इनटू क्लासेस, यानी कि ना ही इसमें जाति का कोई विभाजन है, ना ही क्लासेस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, पॉलीगैमी इज़ प्रेवलेंट। और लास्ट में लिखा है लोंगते, जो वहाँ का मुख्य त्यौहार माना जाता है। लोंगते भी हमने अपनी न्यूज़ में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। फोटो में हमारे सामने है काबा कियानो जी, जो बनी है पहली नीशी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। अगली न्यूज़ आर्ट एंड कल्चर से हमारे पास है विरूपक्ष टेम्पल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के विरूपक्ष मंदिर की हम बात कर रहे हैं। क्यों ये चर्चा में आया? ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि रिसेंटली बहुत अधिक वर्षा के कारण इस मंदिर का एक पोर्शन उससे टूटकर अलग हो गया। तो फिर हमें आर्ट एंड कल्चर से ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि जो विरूपक्ष मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। न्यूज़ देखते हैं। टेम्पल्स पेविलियन और द सल्लू मंडप कोलैप्स ड्यू टू टोरेंशियल रेन्स। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपाक्ष, जिनको पंपापति भी कहा जाता है, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। यानी कि कौन से भगवान के लिए डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट, कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन हम्पी विच वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, विजयराज्य राज्य के बारे में पढ़ा होगा। और ये जो विजयनगर एम्पायर था उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी, कर्नाटका में लोकेटेड है। वहीं पर ये मंदिर स्थित है। किस स्टाइल में बना है? इसका आर्किटेक्चरल फॉर्म क्या है? द्रविड़ स्टाइल में इसको बनाया गया है। एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी, जिसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में से ही एक मंदिर ये भी स्थित है।
पिक्चर में अगर हम देखें, फोटो हमारे पास है विरूपाक्ष मंदिर ऑफ कर्नाटका की, जहाँ का एक पोर्शन उससे टूट कर अलग हुआ। अगली न्यूज़ रहेगी घुग्वा नेशनल फॉसिल पार्क, घुग्वा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। क्यों ये चर्चा में आया? प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम द फॉसिल्स फाउंड इन दिस पार्क। कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, जहाँ पर रिसेंटली ये प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स जो फॉसिल से बनाए गए थे वो वहाँ पर पाए गए। इसको, या फिर मैं कहूँ इस नेशनल फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क में क्या मिलता है, कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वो मिलते हैं इस क्षेत्र में। इसको 1983 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स अगर हम देखें जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा, पन्ना, पन्ना डायमंड्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, माधव एटसेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है रजनीकांत रिसीव्स गोल्डन वीज़ा फ्रॉम यूएई। आपने न्यूज़ पहले सुनी होगी, यूएई भारत के बहुत सारे लोगों को गोल्डन वीज़ा दे चुका है। किसको देता है ये गोल्डन वीज़ा? मेनली बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, फेमस एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, इवन बहुत हाई लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को गोल्डन वीज़ा दिया जाता है ताकि वो लोग यूएई में जाएँ। 5 से 10 सालों तक आप यहाँ पर रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीज़ा। और जो लोग यूएई की इकोनॉमी को बेटर करने में सहायता करेंगे, उन लोगों को दिया जाता है ये गोल्डन वीज़ा। रिसेंटली किसको मिला? रजनीकांत जी को मिला। आप जानते हैं फेमस एक्टर हैं। और मैप में अगर आप देखें यूएई कहाँ पर लोकेटेड है, कुछ अरेबियन कंट्रीज हमारे पास हैं। यहाँ है आपका भारत, ये आप देख पा रहे हैं लोकेशन में। यहाँ हो जाएगा इंडिया, इंडिया के साथ में अरेबियन सी, और अरेबियन सी के साथ यहाँ पर ये जो कंट्री है दिस इज़ नोन एज यूएई। क्या हो जाएगी यूएई की कैपिटल? अबू धाबी हो जाएगी यूएई की राजधानी। अगर आप वाटर बॉडीज़ को पहचान पा रहे हो, दिस इज़ पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी है। ये कहाँ की खाड़ी हो जाएगी? ओमान कंट्री है यहाँ पर, तो ये है ओमान की खाड़ी। और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से ये नैरो वाटर बॉडी जोड़ रही है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और साथ में कुछ और देश भी आप साथ में देख पा रहे हैं, जैसे कि यमन, ओमान, दिस इज सऊदी अरेबिया। यहाँ छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है बहरीन, यहाँ छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है कुवैत। और लास्ट में यहाँ पर एक और इसका पड़ोसी देश जिसका नाम हो जाएगा कतर। तो यूएई वो कंट्री है जो गोल्डन वीज़ा देती है। अगली न्यूज़ हमारे पास है साइंटिस्ट श्रीनिवास आर कुलकर्णी विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम श्रीनिवास जी की बात करें, ये हैं इंडियन ओरिजिन यूएस साइंटिस्ट, और ये किसके भाई हैं? ब्रदर ऑफ रिनोन्ड ऑथर सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी को आप सभी जानते हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं भारत से, और उनके ये ब्रदर हैं। नेक्स्ट, फॉर हिज पायनियरिंग वर्क ऑन मिलीसेकंड पल्सर्स, गामा रे बर्स्ट एटसेट्रा, अवॉर्डेड इन 3 फील्ड्स। ये जो शॉ प्राइज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये 3 फील्ड्स में दिया जाता है, 3 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र होंगे? एक तो हो गया एस्ट्रोनॉमी, जिसके लिए इनको मिल रहा है। इसके अलावा लाइफ साइंसेज एंड मैथमेटिकल साइंसेज। अगर हम सुइलेथिन एंड स्वट ऑर्किन देखें, इनको मिल रहा है लाइफ साइंस में ये शॉ प्राइज़, एंड मैथमेटिकल साइंस में किसको मिल रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीटर सारनाक जी को मिल रहा है फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। अगली न्यूज़ हमारी हो जाएगी पूर्णिमा श्रेष्ठा ऑफ नेपाल। नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेपाल से ये 32 वर्षीय महिला हैं जिन्होंने पिछले 13 दिनों में माउंट एवरेस्ट को 3 बार चढ़ाई की है। फर्स्ट वीमेन इन 13 डेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस, इसलिए रिसेंटली चर्चा में आई। पिछले ही न्यूज़ में अगर आपको ध्यान हो, हमने कामी रीता जी के बारे में पढ़ा था। कामी रीता नेपाल के ही एक शेरपा हैं जिन्होंने 29 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। फिलहाल जो पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं वो इसलिए चर्चा में आई क्योंकि उन्होंने पिछले 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। एंड टोटल अगर हम इनकी बात करें तो टोटल ये 4 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने 2018 में ये काम किया था। कहाँ की हो जाएंगी? पूर्णिमा श्रेष्ठ ऑफ नेपाल। अब बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की। रिसेंटली आपने देखा मई मंथ में कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुआ 2024 का। भारत को जो अवार्ड्स इसमें मिले वो कुछ देखते हैं। सबसे पहले है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। ये एक शॉर्ट फिल्म है और जिसको मिला है ला सिनेफ प्राइज फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। फर्स्ट न्यूज़ क्या हो गई? सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। सेकंड किसको मिला है? जो अनुसुईया सेन गुप्ता हैं वो फर्स्ट इंडियन बनी हैं टू विन बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द मूवी द शेमलेस। नाम याद रखना है, अनुसुईया सेन गुप्ता।
अगली न्यूज़ क्या हो जाएगी कांस से ही, पायल कपाडियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन ग्रैंड प्रिक्स। 3 अलग अलग क्षेत्रों में हमने न्यूज़ देखी। फर्स्ट पर हमने देखा लासिनफ प्राइज, फिर हमने देखा बेस्ट एक्ट्रेस, और थर्ड पर हम देख रहे हैं ग्रैंड प्रिक्स किसको मिला है, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो किसकी मूवी हो जाएगी, पायल कपाडियाज मूवी हो जाएगी। कांस कहाँ पर होता है, फ्रांस में होता है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। इसकी थीम क्या है इस वर्ष, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखें तो SDG नंबर 2 है जो बात करता है ज़ीरो हंगर की, यानी कि हंगर को पूरे विश्व भर से हमें समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे एंटी टोबैको डे, जो बच्चे बच्चे को याद होता है कि 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे। इस वर्ष की थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है अगर हम एक डाटा का पढ़ें। अकॉर्डिंग टू 2022 डाटा, 37 मिलियन यंग पीपल एज बिटवीन 13 to 15 ईयर्स यूज सम फॉर्म ऑफ टोबैको, यानी कि सिर्फ 13 से 15 वर्ष तक के बच्चों की ही हम बात कर रहे हैं। ये बीच में जो 2 साल का ग्रुप है, यहीं से ही 37 मिलियन यंग पॉपुलेशन है जो टोबैको का किसी न किसी फॉर्म को यूज़ करते हैं। एंटी टोबैको डे आपको याद रखना है 31 मई। IPL तो आप सभी जानते हैं कि अब ख़त्म हो चुका है, बट अब आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, और उसी T20 वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी अपॉइंटेड एज ICC मेंस T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स ब्रांड एम्बेसडर। पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर आई वुड से, उनको बनाया गया है T20 इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन एंड ऑलराउंडर रहे हैं ये, जॉइंट युवराज सिंह, उसैन बोल्ट एंड क्रिस गेल। ये जो 3 पर्सनैलिटीज़ हैं ये पहले ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो चुकी हैं, और इनकी श्रेणी में ये 4th पर्सन इंक्लूड हो गए हैं, शाहिद अफरीदी। T20 वर्ल्ड कप कब से शुरू हो रहा है, 1 जून, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और होस्ट कौन रहेगा इसका, होस्ट रहेगा वेस्ट इंडीज़ एंड USA। वहाँ पर ये मैच हो रहा है। कितने देश मैच में कह रही हूँ, वहाँ पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, और कितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 टोटल टीम्स है जो इसमें भाग ले रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये तो न्यूज़ आप सभी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से डिस्कस करेंगे। 2024 का IPL जीत चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसको हम KKR भी कहते हैं। KKR विंस IPL 2024। किसको हराकर जीता, सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता उन्होंने ये खिताब। अब देखते हैं जहाँ यहाँ से प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं। ऑरेंज कैप मिलती है जो बनाए सबसे अधिक रन, तो किसने बनाए हैं, विराट कोहली, RCB के स्टार प्लेयर हैं, आप जानते हैं। सेकंड पर भी है पर्पल कैप मिलती है जो सबसे अधिक विकेट टेकर हो, तो हमारे पास है हर्षल पटेल, जिन्होंने 24 विकेट्स ली, पंजाब किंग्स के ये प्लेयर रह चुके हैं। थर्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है नीतीश रेड्डी को, जो सनराइजर हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो खिताब मिला है, टाइटल मिला है, वो मिला है सुनील नारायण को, KKR टीम के ये प्लेयर हैं। लास्ट वी हैव फेयर प्ले अवार्ड, जो मिला है रनर अप टीम सनराइजर हैदराबाद को। चार्ल्स लेक्लर्क विंस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये आपको वैसे ही याद रखना है। कई बार फार्मूला रेसिंग से हमें अगर प्रश्न देखने को मिल जाए तो मोनाको के चार्ल्स लेक्लर्क ने ही जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, और ये काफ़ी वर्षों बाद हुआ है जब उसी देश के व्यक्ति ने ही उसी देश का ये ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता हो। आपने नाम याद रखना है, चार्ल्स लेक्लर्क। दीपा कर्माकर विंस इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप। दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पोर्ट्स सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नाम आपने याद रखना है, दीपा कर्माकर। कहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता, एशियन चैंपियनशिप में। अब देखते हैं आज की वीडियो से क्या क्या रहेंगे आपके लिए प्रश्न। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल हिट व्हिच इंडियन स्टेट। हाल ही में चक्रवाती तूफान जिसका नाम है रेमल, उसने कौन से भारतीय राज्य को प्रभावित किया। हमारे ऑप्शंस हैं ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वेस्ट बंगाल। हमने पढ़ा था वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये चक्रवाती तूफान हमें देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री गेव द नेम रेमल। रेमल नाम किस देश ने उस चक्रवात को दिया। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, यमन, ओमान, कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ओमान ने दिया उसे ये टाइटल रेमल। नेक्स्ट, विच इज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। हमारे ऑप्शंस हैं
चाइना, यूएसए, रशिया या फिर फ्रांस। और हमने पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अगली न्यूज़ है, विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। हमने पढ़ा कि कर्नाटका के हम्पी में लोकेटेड है विरूपाक्ष मंदिर। गुगवा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? गुगवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर ओडिशा। और हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है गुगवा नेशनल पार्क। अगली न्यूज़ है अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड? विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 27 ऑफ मई, 28 ऑफ मई, 29 ऑफ मई या फिर 30 ऑफ मई। और राइट आंसर हो जाएगा 28 ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। और हमने क्या पढ़ा? SDG नंबर 2 है जो बात करता है ज़ीरो हंगर की। अगली क्वेश्चन है, हु वॉन पर्पल कप इन IPL 2024? IPL 2024 में पर्पल कप किसने जीता? ऑप्शंस रहेंगे जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज या फिर भुवनेश्वर कुमार। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षल पटेल। पंजाब किंग्स के जो प्लेयर थे उन्होंने जीती है पर्पल कैप इन IPL 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा बिकेम विच नंबर स्टेट ऑफ इंडिया? गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? हमारे ऑप्शंस हैं 24th, 25th, 26th या फिर 27th। और हमने पढ़ा कि 1987 30th ऑफ मई को गोवा को बनाया गया था भारत का 25वां राज्य, 25th स्टेट। आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न रहेगा, व्हेन इज एंटी टोबैको डे सेलिब्रेटेड? तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे 31 ऑफ मई, 28 ऑफ मई, 15 ऑफ मई या फिर 30 ऑफ मई। जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।